हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, क्लास नंबर 2। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। और दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, जो साइंस का फाउंडेशन बैच है, निर्माण बैच, उस पर ऑफर आप लोगों का शुरू हो चुका। केवल 2 दिन रहेगा, 10 और 11 फरवरी। तो इसका मौका मिस मत करिए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐप में डेमो भी अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, पेड कोर्स में जाएंगे, निर्माण बैच बाय नाउ करोगे, वहां पर आपको कूपन कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है। और सिलेबस क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है, वो फ्री क्लासेज आप लोग देख सकते हो। चलिए, और क्लास का टाइमिंग आप, आई होप आप लोगों को तीनों क्लास का समय पता होगा, तीनों क्लास देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए दोस्तों, आपको बताना है प्रोपेन में कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध कितने हैं। देखिए, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। और प्रोपेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो 3 कार्बन है इसके बीच में क्या होंगे, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। दोस्तों यहां पर आप लोग 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहां पर आप लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और यहां पर आप लोग 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो क्या ये C3H8 बन जाएगा? बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, अधातु अधातु यानी नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है। तो कार्बन भी एक अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, यानी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली दोस्तों ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो टोटल सहसंयोजक बंध कितने हो जाएंगे, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कई बार एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्या बोलता है बताओ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, है ना। फिर से मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि जैसे प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बेसिकली केवल ये वाले गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। फिनोफ्लिन को सिरके में डालने पर सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखो फिनोफ्लिन क्या है, एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है। ये आपको इंडिकेट करता है कौन एसिड है कौन बेस है। सर कैसे करता है, जैसे अगर फिनोफ्लिन में कोई बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का अगर आप लोग पदार्थ डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक यानी गुलाबी हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसमें कोई एसिड यानी अम्लीय प्रकृति का पदार्थ डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो सिरका क्या है, एक अम्लीय प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि सिरके में होता है एसिटिक एसिड। तो जब आप लोग फिनोफ्लिन में मिलाओगे इसका कलर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से आप लोग देखिए। यहां पर आप लोगों को एक रजिस्टर है, एक प्रतिरोधक दिया हुआ है, इसी के पैरेलल में समांतर में दूसरा प्रतिरोधक है। इस वाले प्रतिरोधक यानी इस वाले रजिस्टर का रजिस्टेंस है R, और इसका रजिस्टेंस यानी इसका प्रतिरोध है 5 ओम। और दोस्तों इन दोनों को आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि पावर का मान कितना है, 30 वॉट है। तो आप लोग मुझे बताइए इस वाले रजिस्टेंस यानी इस वाले प्रतिरोध का मान कितना है। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, V²/R। तो पावर का मान दिया हुआ है 30, कितने वोल्ट की बैटरी लगाइए, 10 की, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। और दोस्तों यहां पर बहुत सारे हैं, तो बेसिकली रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, समतुल्य प्रतिरोध लेना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 से ये 1 0 कटा, 10/3 हो जाएगी। ये कौन सा रेजिस्टेंस आया है, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध। हमको इस वाले का निकालना है। तो जब भी कोई 2 प्रतिरोध समांतर में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा ही, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है 10/3। तो ये इधर जब 10/3 करोगे 3 आपका ऊपर चला जाएगा। आ गई बात समझ में, इज इक्वल्स टू 1/R1। पहला रेजिस्टेंस R है, दूसरा कितना है, दूसरा कितना है, 5 है, ठीक है। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10 - 1/5। तो आपने एलसीएम लिया
10 आ गया, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो 3 में से 2 गया 1/10। तो 1/r की वैल्यू अगर 1/10 आई तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई इश्यू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से सब समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है रेलवे में, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां पर कम से कम 10-10 क्वेश्चन आप लोगों के इस वाले इससे नहीं आए, इस टॉपिक से। तो आपको पता है हर मेटल यानी हर धातु की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। तो आप लोगों को इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसको पहले रखना है, जिसकी कम है उसको बाद में रखना है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, सबसे ज्यादा होती है पोटेशियम की, ठीक है। उससे कम होती है आप लोगों की सोडियम की। तो पोटेशियम को आप लोग बिठा दो, फिर उसके बाद में आ जाएगा सोडियम। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, इसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जिंक की दोस्तों क्या होगी? इससे भी कम होगी। चलिए, और आप लोगों को क्या दिया हुआ है? इससे नीचे आओगे आयरन, लेड, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर। तो देखो फिर आएगा कॉपर, फिर आप लोगों का क्या आ जाएगा? मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg और सिल्वर का होता है Ag। तो सिल्वर का क्या होगा? सिल्वर मरकरी से भी कम रिएक्टिव होगा। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? जल्दबाजी में ये टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसने बोल रहा है कि मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर, जबकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है मरकरी। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या किस किस को ये पूरी एक क्रम में याद है? किस किस को ये पूरा एक क्रम में याद है? बताइए, क्रम में किस किस को याद है? मैं याद करवा दूं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ ही नहीं है। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये आपको एक क्रम में याद रहना चाहिए, इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है क्या, कि कॉलेज में देखिए एक स्टूडेंट है, उसको क्या सब जैबरा जैबरा बोलते थे। तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे जैबरा मत बोला करो यार, मैं है ना, मैं उस लड़की को पसंद करता हूं, मुझे जैबरा मत बोला करो, मुझे है ना स्मार्ट बोला करो, ठीक है। तो क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैबरा। भैया मुझे जैबरा बुलाना बंद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैबरा। क्यों? आई लाइक हर। अच्छा, तो क्या बोले भाई? कॉल मी स्मार्ट गाय, मुझे स्मार्ट गाय बोलो, ठीक है, होगा स्मार्ट गाय। ओके, आगे बात समझ में, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। जो हमारा ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में क्या होता है? कंट्रोल में क्या होता है? देखिए दोस्तों, किडनी में क्या बनता है? मूत्र बनता है। ये मूत्र दो नलियों के माध्यम से नीचे आता है। इन दोनों नलियों का नाम है यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। दोस्तों यहां से ये मूत्र इस जगह आके स्टोर हो जाता है, जिसका नाम है ब्लैडर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों, अगर आपको ब्लैडर भरने जब लगता है तो हम लोगों को फीलिंग आती है क्या, कि हम लोग यार टॉयलेट जाए, और जब आप लोग जाओगे तो यहां पर एक छोटी सी नली है जिसका नाम है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, इससे आपका यूरिन बाहर आता है। आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, क्या आप यूरिन कंट्रोल कर सकते हो क्या? थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो क्या? ऐसा है क्या कि थोड़ा सा भरते ही आप लोगों को मतलब यूरिन निकल जाएगा? नहीं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? यानी हमारे ब्रेन, या मैं बोलूं हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता है कई मसल्स होती है, मांसपेशी, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। जैसे अगर मैं बोलूं इस हाथ के ऊपर जो मसल है, क्या वो मेरे इच्छा के अनुसार गति का उसमें मूवमेंट हो सकता है क्या? कि मेरे कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, जो ब्लैडर होता है वो मसल का बना होता है। तो मसल का बना हुआ है तो ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है द ब्लैडर इज मस्कुलर। इसका मतलब है ब्लैडर जो है, मूत्राशय है, वो मसल का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, इसके कंट्रोल में ये होता है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताइए, बताओ, आ जाओ। क्वेश्चन में बोला गया है डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक केमिकल है? ये क्या हो रहा है? चलिए
देखिए दोस्तों, कॉर्क कोशिका कहां पर पाई जाती है? देखिए, आपने पेड़ की छाल देखी है, बार्क देखी है, तो दोस्तों इसी का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क। तो जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कॉर्क बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझ में। और दोस्तों इन कोशिकाओं में एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है? सुबेरिन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कॉर्क कोशिका में कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है? सुबेरिन पाया जाता है। इस सुबेरिन पदार्थ की वजह से क्या होता है? कोई भी चीज आसानी से या कोई भी गैस आसानी से इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। वरना दोस्तों पता नहीं वातावरण में कितनी कितनी जहरीले गैस है, अगर वो अंदर चली जाएगी पेट को नुकसान हो जाएगा ना। बोलो यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। बताओ बताओ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट। दोस्तों यीस्ट क्या है? ये एक जीव है। ये जो जीव है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसकी पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है? सर पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है। तो क्या यीस्ट की कोशिका को एनर्जी चाहिए क्या? या मैं बोलूं यीस्ट को एनर्जी चाहिए क्या? बिल्कुल। तो एनर्जी किससे मिलती है दोस्तों? ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज से एनर्जी मिलने की प्रक्रिया को आप लोग रेस्पिरेशन यानी श्वसन के नाम से जानते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज आपका टूटता है पायरुवेट नाम के एक पदार्थ में। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप क्या है? अगर किसी कोशिका में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। अगर किसी कोशिका में बिना ऑक्सीजन के ही आगे की प्रक्रिया हो रही है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन। तो यीस्ट में बिना ऑक्सीजन के ये प्रक्रिया होती है तो हम लोग बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो पायरुवेट क्या होता है? यीस्ट में अगर बात करें बिना ऑक्सीजन के ये टूटता है और आप लोगों को क्या देगा? एनर्जी तो देगा ही आपको, मतलब यीस्ट को देगा। और साथ में क्या देगा? साथ में एथेनॉल C2H5OH ये एक पदार्थ बनाता है। साथ में और कुछ भी बनाता है क्या? हाँ गुरुजी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। तो कई बच्चे केवल एथेनॉल प्लस एनर्जी बोल रहे हैं, नहीं। देखिए दोस्तों, एथेनॉल प्लस ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों बनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? आ गई बात समझ में? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो अगर हमारी बात करें दोस्तों, हमारी मसल्स जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है तो इसमें भी अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन काफी कम है, तो यहां पर भी बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज आपका टूटता है पायरुवेट में, ये तो बिल्कुल होगा ही होगा ये प्रक्रिया। तो फिर अगर हमारी मसल्स की सेल की बात करी जाए, हमारी मांसपेशियों की कोशिका में पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के टूट के आपको क्या देता है? कोई बता सकता है क्या? एक तो एनर्जी देगा, साथ में क्या देगा? लैक्टिक एसिड देगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हमारी पेशी कोशिका की बात करी जाए, मसल जिन सेल से मिलकर बना हुआ उसकी बात करी जाए, तो उसमें ऊर्जा के साथ में लैक्टिक एसिड बनता है। आगे बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बताएं, आ जाइए दोस्तों। एक आपके पास में अभिसारी लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स को, उत्तल को, क्योंकि आने वाली प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो एक तो आप लोगों को दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर। मैं +50 लूं या -50 लूं? बताओ। सर प्लस लेंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, उत्तल है। और दोस्तों एक अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? अवतल को बोलते हैं, क्योंकि आने वाली प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। दोस्तों +20 लूं या -20 लूं? सर माइनस लेंगे क्योंकि कॉनकेव है, अवतल है। अब दोस्तों जब आप लोग दोनों को कंबाइंड करते हो, ठीक है, दोनों को कंबाइंड करते हो तो टोटल पावर कितनी होगी? तो अगर इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो जब भी दो लेंस को कंबाइंड करते हो तो टोटल पावर कैसे निकालते हैं? P1 + P2 इस फॉर्मूले से। तो पहले इस वाले लेंस की पावर निकाल दीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/फोकस दूरी। तो अगर फोकस दूरी का मान आप लोग मीटर में लोगे तो आपका ये आंसर किस में आएगा? डायोप्टर में आएगा। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर। क्लियर? तो पावर इसकी आ गई 2 डायोप्टर। इसकी कितनी हो जाएगी पावर? = 1/-20 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? -5 डायोप्टर आ जाएगा। तो बेसिकली एक लेंस की पावर है 2 डायोप्टर है और एक की कितनी है? -5 डायोप्टर है। तो जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा? -3 डायोप्टर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो।
समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं है? क्वेश्चन बन रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताए, ध्यान से देखिए। किसे आप लोग छोटी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, लिटिल बी के नाम से जानते हैं? दोस्तों मधुमक्खी क्यों जरूरी है हम लोगों को? मधुमक्खी क्यों जरूरी है? तो मधुमक्खी से आप लोगों को क्या मिलता है बताओ? दो चीजें मिलती है, एक तो वैक्स यानी मोम मिलता है, और क्या मिलता है? हनी यानी शहद मिलता है। तो इसीलिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब मधुमक्खी की अलग अलग प्रजाति है, जैसे यार कुत्तों की अलग अलग प्रजाति होती है, जर्मन शेपर्ड हो जाता है, और कौन कौन से कुत्ते होते हैं? जर्मन शेपर्ड, एक सेंट बर्नार्ड नाम का आता है, और कौन सी है? पोमेरियन, और किसी का नाम जानते हो आप लोग? तो वैसे ही मधुमक्खी की भी अलग अलग प्रजाति है दोस्तों। उनमें से एक प्रजाति है जिसका नाम है एपिस फ्लोरी, और दोस्तों इसे ही हम लोग लिटिल बी या छोटी मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एपिस फ्लोरी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में आप लोगों को एक मधुमक्खी का नाम दिया गया है और बोला गया है कि ये एक इटालियन स्पीसीज है, इटली की है, ये इटली में पाई जाती है। तो उसका नाम बता सकते हो आप लोग? इस बार भी आप लोगों से पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आप लोगों को कई बार बता दिया है। चलिए बताओ। तो एक इटालियन मक्खी की प्रजाति है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? इससे बहुत ज्यादा शहद, बहुत ज्यादा क्या बनता है? मधुमक्खी बहुत ज्यादा हनी यानी शहद बनता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मेलोनी मत बोलो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो यार? मैं मधुमक्खी की बात कर रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा है मेलोनी मेलोनी, कैसी बात करते हो आप हैं? आ जाओ भाई साहब, घर पे मोदी जी आ जाएंगे, आप कैसे मेलोनी जी के लिए कुछ बोलोगे? तो आ जाओ, आ जाओ। तो दोस्तों पाचन तंत्र में इनमें से क्या है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन नामक एक एंजाइम और श्लेष्मा छोड़ता है? देखिए दोस्तों, हमारे पेट में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। इन जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है बताएंगे? एक तो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। दोस्तों इन्हीं ग्रंथि से एक अम्ल भी निकलता है HCl, और इन्हीं ग्रंथि से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं म्यूकस यानी श्लेष्मा, और इन सबको मिला के आप लोग बोलोगे गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। तो जठर रस कहां से निकलता है, या फिर ये तीनों कहां से निकलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या जठर रस का पीएच मान कितना है? जठर रस का पीएच मान कितना है बताओ? बताओ बताओ। 1.2 है, वेरी गुड। ये जितने भी बच्चे 1.2 के अलावा जितने भी आंसर दे रहे हैं ना, बहुत दुख की बात है। कम से कम 100 बार मैंने करा दिया, कम से कम 100 बार रेलवे पहुंच चुका, लेकिन नहीं सर, हम नहीं बताएंगे हम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को अब मैं चाहता हूं आप लोग कोई शॉर्ट तरीके से करें। बताओ, देखो दोस्तों, एक ट्रेन है, ट्रेन सीधी चलती है ना यार, सीधी, तो इसका वेग बोलो या स्पीड बोलो, बात बराबर है। तो पहले इसका वेग या पहले इसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दोस्तों बाद में कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में हो गया ये परिवर्तन? 4 घंटे में हो गया। तो इस दौरान ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय होगी? तो जब भी सीधी रेखा में चलता है तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, बात बराबर है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले u का मान निकालेंगे। प्रारंभ में वेग कितना था? 20 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो कुछ आ जाएगा। फिर v का मान निकालेंगे, फिर त्वरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। फिर ये सूत्र लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा कुछ करके। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा ही कुछ आप लोग निकालने वाले हो। बोलो, आपको सिंपल सी बात क्या करना है, देखो दोस्तों, पहले इसका वेग था इतना, बाद में इसका वेग हो गया इतना। तो जब भी त्वरण होता है तो वेग समय के साथ में से बढ़ता रहता है। जैसे भाई ये समीकरण है ना, v बराबर u प्लस at, तो t जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेग बढ़ेगा। तो ऐसे ग्राफ ऐसा आता है।
तो जब भी ऐसे लीनियर वेरिएशन होता है, जब भी ऐसे रैखिक रूप से परिवर्तन होता है, तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग कैसे निकाल सकते हो या एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हो? स्टार्टिंग की प्लस एंड के दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 20 + 8 हो जाएगा 80, 80 में 2 का भाग लगा दोगे हो जाएगा 40 km/h। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, या मैं बोलूं एवरेज स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। आगे बात समझ में? तो स्पीड कितनी थी? एवरेज 40 km/h। कितने घंटे में आप लोगों से पूछा गया है? 4 घंटे में। तो ये घंटे से घंटा कट जाएगा, 40 × 4 160, और आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे आपका दिमाग सीधे कहां पर जाएगा कि यार मैं मान लो v² = u² + 2as लगा दूं। भाई इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो? लेकिन आप लोग बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ दोस्तों, 4 वायर है, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? लंबाई चौड़ाई सबके समान है, तो जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इनमें से सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसकी होती है दोस्तों? सिल्वर की तो सबसे कम होती है, तभी तो ये बेस्ट कंडक्टर है। फिर इससे हल्की ज्यादा होती है कॉपर की, फिर इससे हल्की ज्यादा होती है नाइक्रोम की, फिर इससे ज्यादा ग्लास की। तो ग्लास का अगर वायर बनाओगे, इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है चुन्नू लाल मुन्नू लाल? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, ध्यान से देखोगे। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण। दोस्तों रियर व्यू यानी पीछे का व्यू होता है ना, देखने के लिए मिरर लगा होता है गाड़ी में, ऐसा बोलो, जिससे दिखता है पीछे क्या हो रहा है। तो ये कौन सा मिरर होता है? ये उत्तल दर्पण ही होता है। तो देखिए, ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसकी फोकस दूरी दी गई है 2 मीटर। प्लस 2 लूं या माइनस 2 लूं? सर प्लस लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स है, उत्तल है। तो दोस्तों एक बस है या कोई एक वस्तु है, बस है, वो दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, तो सामने तो बन ही नहीं सकता। क्लियर है? तो पीछे बनेगा। अब कितनी दूरी पर बनेगा ये निकालना है। तो देखो u का मान आपको दिया हुआ है 3 मीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी, और हमेशा माइनस में लेते हैं। तो v का मान निकालो, तो 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो f का मान कितना है? 2। u का मान है -3, तो 1/-3 बोलो, -1/3 बोलो, बात बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/2 + 1/3। आपने एलसीएम लिया 6, इधर आया 3, इधर आया 2, 5/6 आ गया। तो 1/v का मान 5/6 आया, तो v का मान क्या है? 6/5। 6/5 बोले तो 1.2, और 1.2 प्लस में आ रहा है ना, मतलब दर्पण के राइट में बन रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? एक क्वेश्चन पूछूं? चलिए, मुझे यह बताइए, उत्तल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो ये, एक ये, बताओ कौन सा मान नहीं हो सकता? उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या नहीं हो सकता? बताओ। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वही सही बात बता पाएगा, बाकी तो सब हवा में बोलेंगे। 0.4 -0.4। ये देखो दोस्तों, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कुल मिला के एक तो ये वाला मान नहीं हो सकता, एक ये वाला नहीं हो सकता। दूसरी बात, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से कम आएगा, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 मान कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये बता दिया? एक भी बच्चा नहीं था, बताओ ईमानदारी। कोई किसी ने बोला कि सर ये नहीं हो सकता, किसी ने ये बोला, किसी ने कोई 2 बोल दिया, 3 किसी ने भी नहीं बताया। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर ये 3 मान पॉसिबल नहीं है। बाद में बोला जब मैंने समझाया उसके बाद में। तो रिवीजन आप लोगों का नहीं है। चलिए अब गलती मत करना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं अवतल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या
नहीं हो सकता। एक मैंने दे दिया ये, एक मैंने दे दिया ये, एक मैंने दे दिया ये, और एक मैंने दे दिया ये। बताओ कौन सा नहीं हो सकता, बताओ। अब इसका आंसर बता दो। चलो पहले आपने गलती कर दी, अब बता दो। बहुत बढ़िया, ये होता है पवन, डेविल, अवनीश, ये होता है कॉन्सेप्ट कि ऑल आर पॉसिबल सर, कि मैग्निफिकेशन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है, चारों मान पॉसिबल है। वेरी गुड, आ जाओ। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, तो वो क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बन जाता है, तो प्लांट इनको ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। यानी प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। आगे बात समझ में, तो इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसने 2024 के सारे पीवाईक्यू देख लिए? यार मैंने एक वीडियो डाल रखा है 2024 के सारे पीवाईक्यू 5 घंटे में, 5 घंटे का वीडियो है। नहीं गुरुजी हम क्यों देखें, हमको तो फ्री में ही नौकरी चाहिए। वो बच्चे बेवकूफ़ है जो मेहनत करते हैं। सर मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए। तो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, देख लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। और दोस्तों जिन भी बच्चों का एएलपी का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा, आप बाहर आके रिव्यू देना। आप चाहो तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हो, जिसको क्वेश्चन आ देते हैं बोले सर से बात करा दो, आपका वीडियो में डाल दूंगा, या आप लोग मुझे सिंपल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे पेपर आपका बहुत बढ़िया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दिक्कत एक ही है इस बार। क्या दिक्कत है, कोई बताएगा क्या? दिक्कत एक ही है, आप मुझे 20 क्वेश्चन मतलब अगर किसी ने बता दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं बता पाओगे आप। क्यों? देखो, क्योंकि यार इस बार क्या है, एएलपी में आप लोगों को पता है मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी के जैसे नहीं है। ऐसा नहीं है मैथ्स के एक जगह दिखेंगे, रीजनिंग के एक जगह दिखेंगे, साइंस के एक जगह दिखेंगे। तो जब अलग अलग होता है तो बच्चों को साइंस के एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन याद रहता है कि सर ये, लेकिन जब पूरे मिक्स आते हैं तो आपकी गलती नहीं है, आप भी भूल जाते हो यार। हाँ मतलब समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब एक सेक्शन होता है तो आप इजीली बता सकते हो मैथ्स के ये आए थे, रीजनिंग के ये आए थे, साइंस के, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं खतरनाक, बता देते हैं। आ जाओ, कौन सा यौगिक असंतृप्त है? देखिए दोस्तों, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कितने हो, सिंगल हो। और देखिए दोस्तों, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में, बोलो, एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो उसको अनसैचुरेटेड बोल देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी एल्कीन होते हैं, जितने भी एल्काइन होते हैं, वो सारे आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। और जितने भी एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। एल्केन को पहचाने कैसे? ये फॉर्मूला है CnH2n+2। बताओ, तो कार्बन की संख्या 4, तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 4 दूनी 8 + 2 है तो ये एल्केन है। तो दोस्तों ये एल्केन है ना, तो एल्केन है तो क्या है, ये सैचुरेटेड है। ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है। ये C2H4, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल, ये एल्कीन है। और एल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों, शरीर से जो मल बाहर निकलता है उसको कौन कंट्रोल करता है? मैं ये नहीं पूछ रहा उसको स्टोर कौन करता है। देखिए दोस्तों, ये रही आपका पेट, पेट से भोजन आपका छोटी आंत में आता है, यहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है। जो भोजन पचता नहीं है ना, पचता नहीं है, वो इस नली के माध्यम से बॉडी से बाहर की ओर निकलता है, जिसे आप लोग मल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर होता है आपका रेक्टम यानी मलाशय, जहां पर आपका मल स्टोर होता है। यहां पर एक छेद है जिसको आप लोग बोलते हैं एनस, इसी से आपका मल बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, क्या लगा होता है? एनल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? मल को कंट्रोल करता है। अगर मान लो ये खुला, मतलब ये इस छेद को खोलता बंद है, तो अगर ज्यादा खुलेगा तो मल ज्यादा निकलेगा, अगर कम निकला तो क्या, मतलब ऐसे बिल्कुल पैक रहा तो मल नहीं निकलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो एनल स्फिंक्टर है ना, ये क्या करता है? मल जो बाहर निकल रहा है उसको कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है?
दोस्तों मोटाइल जर्म सेल किसको बोलते हैं? देखिए दोस्तों, इंसान में दो जर्म सेल होती है, दो जनन कोशिका होती है। जर्म सेल किसको बोलते हैं? जनन कोशिका, जिसका इस्तेमाल होता है प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में। तो पुरुष में जो जनन कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल में जो जर्म सेल पाई जाती है उसे आप लोग बोलते हैं एग यानी अंडाणु। अच्छा, इसमें से गतिशील कौन होता है? गतिशील, तो ये काफी गति करता है ना, तभी तो ये फीमेल की बॉडी में जैसे मान लो सीमेन के माध्यम से पहुंच गए फिर आगे तक चला जाता है, ये गतिशील होता है। जबकि ये बात करें, ये आपका गतिशील नहीं होता। फिर इसका क्या काम है तो बताओ, बोलो बोलो। ये तो चलो मान लो गतिशील है, इसको मेल गैमेट बोलेंगे, इसको फीमेल गैमेट, नर युग्मक, इसको मादा युग्मक। तो ये क्या है? बेसिकली नर युग्मक जो होता है वो आपका गतिशील होता है। दोस्तों वेरी गुड यार, एक बच्चे ने बोला स्टोरेज, ये होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स। ठीक है यार, और जो बाकी के होते हैं मोटाइल होते हैं। देखो ये तो गतिशील है। अब यार दोस्तों बच्चा वगैरह बनेगा तो उसके लिए भोजन भी तो चाहिए ना, बोलो, और भोजन चाहिए तो वो इसमें स्टोर रहता है। आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले चुन्नूलाल मुन्नूलाल आ जाओ। सर शिखर बैच में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कौन पढ़ाएगा? अरे वाह, बच्चे सिलेबस करके बैठ गए, आधा सिलेबस हो गया उनका, और तुमको ये नहीं पता पड़ा भी मैं पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा। ठीक है, जब 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी किसी को लाके भैया तुम पढ़ा जाओ। आ जाओ दोस्तों, एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है बताओ? जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है? पहले आप लोग मुझे बताओ, सांस अंदर लेंगे तब क्या होगा, फिर इसका उल्टा कर लेंगे। देखो दोस्तों, ये हमारे क्या है? लंग्स है, फेफड़े। फेफड़ों के नीचे क्या होता है? ऐसे आप लोगों के एक मस्कुलर शीट होती है, मतलब मांसपेशियों का कुछ बना हुआ एक पार्ट है जिसका नाम है डायफ्राम। देखिए, अच्छा दोस्तों मुझे एक छोटी चीज बताओ, अगर आपके लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो एयर क्या बाहर जाएगी क्या? तो ये संकुचन किसकी वजह से होता है? इसी डायफ्राम की वजह से होता है। जैसे डायफ्राम अभी ऐसे इस शेप में है, जब डायफ्राम ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, तो ये लंग्स थोड़े फैलेंगे, तो इस दौरान एयर अंदर जाएगी, और जब डायफ्राम ऐसा होगा तो इस दौरान एयर क्या होगी? बाहर जाएगी। तो बाहर के दौरान क्या होता है? ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? डोम शेप का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये इसकी रिलैक्स पोजीशन है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन क्या है? वो ये वाली है। जैसे यार मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा इस शेप में है, लकड़ी का टुकड़ा मान लो इस शेप में, जब आप लोग इसको ऐसे खींचोगे तो काफी जोर लगाना पड़ेगा ना, अभी ये रिलैक्स कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि जब एयर जब बाहर जाती है इस दौरान ये रिलैक्स रहता है, इसकी नेचुरल पोजीशन ये है, और दोस्तों डोम शेप का हो जाता है आपका डायफ्राम। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है, एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये, मतलब मैंने 2-4 दिन पहले भी करवाया था क्वेश्चन। चलो आ जाओ, ये है क्वेश्चन, इसका आंसर दो, देखो मजा आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों मैं एक चीज आपके लिए सोच रहा हूं, मैंने आपके लिए प्लान भी करा था, मैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना शुरू करता हूं। जैसे मान लो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 या 7 मिनट या 8 मिनट का, मतलब उन लाइन को उठा के कुछ समझाऊंगा मैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बोलो कर दूं मैं? तो भी आज या कल मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं कब से वो सीरीज शुरू कर रहा हूं, और कोशिश करेंगे इसको एक नए चैनल पर डाल दूं मैं, है ना, एक नया चैनल बना के, क्योंकि इसमें फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे यार बहुत सारा। जल के परिवहन में जड़ दाब का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं क्या इनको पानी चाहिए क्या? बिल्कुल पानी चाहिए। सर क्यों चाहिए? मेरी बात को ध्यान से समझो यार, हमको चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। देखो इनकी जो पत्तियां होती है ना, लीफ, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा यानी रंध्र। तो दोस्तों ये छेद खुलते हैं, बंद होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये खुलेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो इनको खोलना जरूरी है। अब दिक्कत है, ये जब खुलते हैं तो अंदर जो इनका पानी होता है तो उस पर क्या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या, और ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ये बात तो क्लियर है? बताओ। तो जैसे ही पानी यहां से ऊपर जाता है तो यहां पर काफी लो प्रेशर क्रिएट होता है, काफी कम दाब,
और कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है तो जो पानी है ना वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो जाएगा। तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होगी तभी यहां पर आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा दोस्तों, तो पानी ऊपर की ओर आएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा? इतनी बार आ चुका है, इस बार के ग्रुप डी में भी आ चुका है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। आगे बात समझ में? लेकिन दोस्तों एक टेंशन है, एक प्रॉब्लम की बात है। क्या है प्रॉब्लम? जैसे मान लीजिए दिन के समय तो चलो मान लो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, पानी ऊपर की ओर चल जाएगा। लेकिन रात के समय बताओ क्या होगा? रात के समय तो है ही नहीं, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं रही, तो पानी ऊपर चलेगा ही नहीं। तो उस केस में ये काम कौन करता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर यानी जड़ों का दाब। दोस्तों ये जो जड़ होती है ना, जड़ नीचे जड़, वो प्रेशर लगाती है, भाई पानी ऊपर चल। तो हालांकि दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन रात के समय इसका योगदान ज्यादा हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। स्पाइनल कॉर्ड से मांसपेशियों तक आवेग या इंपल्स कौन सा न्यूरॉन ले जाता है? देखिए दोस्तों, आपने मान लीजिए किसी गर्म जगह टच करा तो तुरंत हाथ हटाते हो ना, तो कुछ न्यूरॉन है जिसने वो चीज को सेंस करा, फिर मैसेज गया आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, या स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर वहां से मैसेज आएगा, कुछ न्यूरॉन मैसेज लिख आएंगे कि भाई हाथ हटाओ, आ जाओ। तो समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। आपने दोस्तों कुछ चीज हाथ लगाई, गर्म जगह थी, तो कुछ न्यूरॉन होंगे जो उसको सेंस कर लेते हैं। तो वो न्यूरॉन जो आपके मैसेज लेकर आएंगे आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका, या संवेदी न्यूरॉन। फिर दोस्तों यहां से मैसेज आएगा कि भैया हाथ हटाओ, तो जो कोशिका या जो न्यूरॉन मैसेज लेकर आ रही है उसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, या सिंपल सी प्रेरक न्यूरॉन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो मांसपेशियों तक है ना, मतलब यहां तक, यहां की मसल्स तक, यहां की मांसपेशियों तक कौन मैसेज लेकर आ रहा है? वहां से मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा है। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि देखो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे न्यूरॉन का नाम बताओ जो इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करता हो, सेंसरी को भी और मोटर को। तो इन वाले न्यूरॉन को हम लोग इंटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है? रिले न्यूरॉन। देखो रिले न्यूरॉन। आगे बात समझ में क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया होगा आपका एग्जाम। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? R ओम दिया हुआ है। यदि उसे पिघलाकर आपने थोड़ा सा मेल्ट करके, अब जैसे मान लीजिए पहले उसकी लंबाई थी L, अब थोड़ा पिघला के आपने उसकी लंबाई क्या कर दी? N गुना कर दी। तो पहले L थी तो अब इसकी लंबाई क्या हो गई? N इंटू L हो गई। कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों एक चीज और है, पहले इसका ये जो एरिया था उसको मैं क्या मान लेता हूं? A मान लेता हूं, कैपिटल A। कहीं ना कहीं अब इस एरिया में भी तो परिवर्तन आएगा ना। तो चलो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे एरिया। बोलो यस और नो। क्या मैं लंबाई से गुना करूं और लंबाई से भाग लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो रो इंटू एल स्क्वायर, ये एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा? तार का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया। बोलो यस और नो। दोस्तों आप देखो, पहले कॉपर का वायर था, अभी भी कॉपर का था, तो प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आयतन तार का जितना था आयतन उतना ही रहेगा। यानी कुल मिला के रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। कब कर रहा है? जब आप तार को खींच रहे हो। सिंपल, अगर मान लो आप लोग सेम एरिया का दूसरा वायर लेकर आ रहे हो तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, समानुपाती होगा। लेकिन इस कंडीशन में एल स्क्वायर के समानुपाती होगा। कब? जब तार को खींच रहे हो। ठीक है, तो पहले उसकी लंबाई थी L, अब उसकी लंबाई हो गई NL। तो रेजिस्टेंस क्या भाई?
जैसे मान लो पहले रेजिस्टेंस क्या था, रो इंटू वी बट्टे एल स्क्वायर। अब नया रेजिस्टेंस क्या है, रो इंटू वी बट्टे लंबाई कितनी है एन एल, तो एन एल का स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर। तो पहले प्रतिरोध ये था रो एल स्क्वायर वी, अब कितना हो गया एन स्क्वायर गुना हो गया। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। सर मैं एएलपी की परीक्षा नहीं दे रहा हूं तो आगे क्या पढ़ूं मैं, आपका कमेंट आगे पढ़ने से क्या मतलब है। तो जो दे रहे हैं मैं पहले उनकी बातें सुनूं, उनको पढ़ाऊं, या जो नहीं दे रहे हैं उनकी मैं बातें सुनूं। हाँ क्यों नहीं दे रहे, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पहले आप पे ध्यान दो, ये जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे, उन पे ध्यान दो। बताओ, आ जाओ दोस्तों। आप लोगों को बताना गया है अपवर्तनांक का सही क्रम आप लोग बताएंगे, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है किसका कम है, बताइए बताओ। तो हर पदार्थ का अपना एक अपवर्तनांक होता है। चलिए दोस्तों एनसीईआरटी से ही बदल देते हैं। देखो आइस दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वन अपवर्तनांक का सही क्रम जो सबसे ज्यादा उसका, देखो आइस से ज्यादा किसका, एल्कोहल का, इतनी बार बता दिया। एल्कोहल से ज्यादा रॉक सॉल्ट का, रॉक सॉल्ट से ज्यादा डायमंड का, तो डायमंड का सबसे पहले बिठा दो, फिर रॉक सॉल्ट का बिठा दो, फिर एल्कोहल, फिर आइस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बताओ बताओ सर आज आप अच्छे लग रहे हो। अरे भैया जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन देखना, उस दिन सबसे बढ़िया लगूंगा, चेहरे पे अलग ही चमक होगी। तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ जल्दी से। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये पृथ्वी है, इसकी सतह पर इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, वो ऊंचाई का मान आप लोगों को निकालना है। मान लो h ऊंचाई पर इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया, केवल आधा हो गया, 4.9 ही रह गया। तो आप लोगों को बताना है इस ऊंचाई का मान कितना है। कैसे निकाले, देखो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग r मान लो, केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बट्टे R स्क्वायर, और ये मान दिया हुआ है आप लोगों को 9.8। आ गई बात समझ में। दोस्तों ये पॉइंट केंद्र से कितनी दूरी पर है, r प्लस एच, तो केंद्र से r प्लस एच दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटे R प्लस एच का होल स्क्वायर। यार यहां पर तो मैथ्स लगेगी, मेरे को डर लग रहा है। और ये मान कितना हो गया, 4.9 हो गया। बोलो बात सही है नहीं है दोस्तों। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, क्या ऊपर आ जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है क्या, तो फिर क्या हो जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, मैं दोनों साइड अंडर रूट ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले लो। तो ये r प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा r प्लस एच, 2 बन जाएगा अंडर रूट 2, आर स्क्वायर बन जाएगा r। कोई दिक्कत है क्या, तो h का मान कितना आ जाएगा, √2r माइनस r। तो r मैंने एलसीएम ले लिया, तो √2 का मान होता है 1.414, और इसका मान तो ये 0.414 आ जाएगा क्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या को इससे गुना कर लो। पृथ्वी की त्रिज्या का मान दिया हुआ है 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर, तो इसको गुना कर लो किससे, 0.4 से, या 4/10 से गुना कर लो, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो ये 4 है, ये 6.4 है, या लगभग 6 इंटू 4 24 7। अगर ये 7 होता, 7 चौक 28 होता, अगर 6 24 तो 28 मतलब 25-26 मान लो, गुना 10 की पावर 5। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या पास में, या फिर 10 से भाग लगा लो, 26 बन जाएगा, 2.6, 10 से गुना भी कर लो, 2.6 गुना 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा। अब देखिए दोस्तों कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वरना बच्चे कैसे करेंगे, सीधे ये लिखेंगे समीकरण, भाग लगाएंगे। बात तो कैलकुलेशन चल रही है। बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अरे यार दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि कोशिका की खोज किसने करी, तो आप एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे
कि दोस्तों कोई भी जीव होता है वो बहुत सारी कोशिका से मिलके बना होता है। ये बात कैसे पता पड़ी? पेड़ का दोस्तों जो बाहरी पार्ट है, बार्क यानी छाल, उसका एक टुकड़ा लिया जिसे कॉर्क बोलते हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो ये देखा छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने इनको सेल नाम दिया। तो इसलिए सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी। लो भैया बी। ऐसे थोड़ी करोगे यार, आप तो जैसे करोगे वैसे करोगे। बोलो आ जाओ, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर? 5 घंटे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो कहां पड़ी है? अपने घर से बाहर निकलना, पहला चौराहा है ना उसको छोड़ देना, जो दूसरे नंबर का चौराहा है उससे लेफ्ट टर्न लेना। तो लेफ्ट टर्न लेके उस पर सब गलियों के आगे नाम लिखे हुए हैं, गली नंबर 1, गली नंबर 2, ऐसे करके गली नंबर 13 में जब जाओगे ना, चौथे नंबर का प्लॉट है, उसके छत पे चल जाना। घर वाले जाने देंगे। बोले क्यों जाना? बोले जाना है मेरे को, ऊपर है ना एक वीडियो पड़ी है 5 घंटे की, वो देखनी है मुझे, मैं एलपी बनूंगा उससे। यूट्यूब पे पड़ी है और कहां पड़ी है? सर्च तुमसे होता नहीं है और चलो बनोगे एलपी। सह संयोजक बंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? देखिए दोस्तों, ऐसे यौगिक जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सह संयोजक बंध पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड यानी सह संयोजक यौगिक। दोस्तों इनके क्वथनांक काफी कम है, यानी इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनके कणों के बीच में ना कुल मिला के आकर्षण काफी कम है, तभी तो काफी दूर दूर हो जाएंगे। और जब दूर दूर अवस्था में होते हैं इसी को तो गैसीय अवस्था बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो कण बोल दो या अणु बोल दो, तो दो अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे पानी है तो H2O इनके बीच में आकर्षण बल उतना ज्यादा नहीं है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी कम वीक है। तो है स्ट्रॉन्ग नहीं तो वीक, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो तो वीक हो गया। हां, मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर परमाणु के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो है ना ये काफी क्या है? वीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, अणु के अंदर के तो जो बॉन्ड है यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दो अणुओं के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है, आकर्षण बल है वो काफी कम है। चले आगे बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा फोम का सही उदाहरण है? देखिए दोस्तों, फोम आप लोगों का दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक फोम होता है जो कि लिक्विड में गैस घुल के बनता है, और एक फॉर्म होता है आप लोगों का जो कि सॉलिड में गैस को घुलने से बनता है। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग लिक्विड फॉर्म भी बोल सकते हैं, इस वाले फॉर्म को हम लोग सॉलिड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म के एक एग्जांपल हो गया शेविंग क्रीम। अगर ध्यान से देखोगे शेविंग क्रीम आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस वाले की बात हो रही है। और इसके जो एग्जांपल है क्या है? फोम, रबड़, स्पॉन्ज, प्यूमिस 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 प्यूमिस। बोलो आया मजा? चले आगे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं दोस्तों, मैथ्स की क्लास होती है रात्रि 9 बजे, जीके की क्लास रात्रि 8 बजे, रीजनिंग की 9 बजे सुबह। ये तीनों क्लास साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम्स पे होती है। और दोस्तों 10 और 11 विशेष ऑफर है, मिस मत करिए। एक बार पढ़ो साइंस। देखो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं नहीं पढ़ूं, ऊपर से पढ़ जाऊं तो काम हो जाएगा, सिलेक्शन उससे नहीं होता। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं या आप भी जब होंगे ना, तो आपके मार्क्स देखना कितने आएंगे साइंस में। एएलपी मान लो कोई 20 में से 20 कर रहा है, कोई 18 करके आ रहा है, कोई ग्रुप डी में 23, 24 या टेक्नीशियन में 38, 40। तो बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तब होगा। और टॉप लेवल का मतलब है कि यार कंप्लीट पूरा एक एक चीज़ को समझना, डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कवर करना। तो पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, 6 to 10 सब कवर कर रहा हूं मैं। तो कूपन कोड है इंडिया 200 10 और 11, यानी आज और कल ही ये ऑफर रहेगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना। पेड कोर्स में जब जाओगे निर्माण बैच में, यहाँ पर आपको डेमो भी मिल जाएंगे फ्री में, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाय नाउ करोगे तो वहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का शिखर बैच है, उस पर भी मैंने ऑफर दे दिया है पूरे 300 रुपए का। तो वहाँ पर जाओगे कूपन कोड आपको दिख जाएगा, है ना। वीओडी बैच में आपके लास्ट ईयर का भी बैच है, अगर किसी को जल्दी पूरा करना है, वरना दोस्तों लाइव बैच में रोज पढ़ो, मजा आता रहेगा। धन्यवाद।